नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, एक मोटा मोटा क्या खाका होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है, हमारा क्लेम ऐसा नहीं है कि अचूक रणनीति है। नहीं, अचूक रणनीति जैसे शब्द नहीं हो सकते, या ऐसा कोई भी जो रणनीति होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, वो स्टूडेंट के हिसाब से होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स के हिसाब से होती है कि स्टूडेंट किस तरह का है। जैसे मान लो अभी कोई एकदम न्यू स्टूडेंट है, उसके लिए रणनीति अलग है, और एक कोई ओल्ड या सीनियर स्टूडेंट है, उसके लिए रणनीति अलग है। न्यू स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कंटेंट कैरी करने में, कि उसके पास इतना पढ़ा हुआ नहीं होता है जिससे वो कॉन्फिडेंस फील कर सके, और जिससे उसको ऐसा लगे कि मुझे ज़्यादातर सवाल आते हैं या ज़्यादातर टॉपिक्स पे मेरा कोई ना कोई नॉलेज है, जिससे मैं सवाल को प्री में सवाल को सही कर पाऊँ या अन्य ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाऊँ। तो उसको कंटेंट का मेजर इशू रहता है। जो नया स्टूडेंट ये ऐसा बोलता है, सर याद नहीं है, सर ऐसा लग रहे हैं भूल जाते हैं, ठीक है सर ऐसा लग रहा है कि मतलब कम पढ़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सही क्लियर नहीं हो पाता, सही ऑप्शन पता नहीं चल पाते, सभी एक जैसे ऑप्शन लगते हैं। तो न्यू स्टूडेंट इस तरह की बात करता है। जो सीनियर स्टूडेंट है वो ज़्यादातर इस तरह की बात करते हैं कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, सर आते तो हैं प्रश्न पर वहाँ गलत हो जाते हैं, आते हुए भी गलत हो जाते हैं, सर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कुछ ज़्यादा सोचने में। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, सर ज़्यादा सोचने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं सीनियर कि सर अब थोड़ा सा डर लगता है वहाँ, कि जो मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है या नहीं है, तो बार बार उस पर सोचते हैं कि टिक करें तो भाई ये ऑप्शन सही है, नहीं है तो दिमाग कोई दूसरा तीसरा थॉट दे देता है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, हाँ यार ये भी हो सकता है, तो फिर ऐसा करके गलत लगा देते हैं। तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। सीनियर स्टूडेंट में डर और इस तरह की चीज़ें भी आती हैं जो बार बार प्री फेल हो रहे हैं, और कई का ऐसा भी आता है कि क्या करें, मतलब एक क्लियर स्ट्रेटजी भी उनके पास नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं ना कि पढ़ खूब चुके, चीज़ें आती भी हैं, लूसेंट वगैरह जो बेसिक बुक्स हैं ये भी खूब पढ़ चुके, पर अब क्या करें इस तरह का। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, होनी चाहिए। वैसे तो ये मैंने बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया है, वैसे हर स्टूडेंट का अलग स्थिति होती है और उस स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पर फिर भी हम एक ब्रॉड वे में बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमने लिखा है कि भाई लक्ष्य होना चाहिए 80+ के आसपास स्कोर, के 80 से तो ऊपर ही रहे। क्यों? क्योंकि एक तो डिलीट हो जाते हैं कुछ प्रश्न, और डिलीट होने से अब कितने हो सकता है कि 4-5 डिलीट हुए हों और वो अपने ही हों, तो उस तरह से भी फिर डर लगता है। दूसरा, अगर मान लो 87-13 का फंडा चलता रहा, तो 13 में जब बच्चा आ जाता है तो थोड़ा सा लो फील करता है, तो हर कोई कोशिश करता है कि 87 में आए, तो उसके लिए भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या जानी चाहिए। ठीक है, तो 80+ उसके लिए ज़रूरी है, या उस तरह का हमको टारगेट लेके चलना चाहिए। दूसरा, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि 3 मार्कर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई अभी प्री में हम मेंस का क्या कर सकते हैं, वो 3 मार्कर को अच्छा कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तीसरा इसी से जुड़ा है, लेकिन अगर हमारा स्कोर अच्छा होता है प्री में, तो हम मेंस प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हैं, मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली टाइम को यूटिलाइज कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि प्री और मेंस में काफ़ी गैप हो जाता है, बहुत सारा गैप हो जाता है, तो उस टाइम को सही से यूटिलाइज करने के लिए हमारा स्कोर अच्छा होना चाहिए प्रीलिम्स में। ठीक, और 3 मार्कर पे भी थोड़ा ध्यान दें। तो रणनीति ओवरऑल इस तरह की होनी चाहिए कि प्री में भी अच्छा स्कोर आए 80+, है ना, और मेंस में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिले, ताकि और अच्छा स्कोर रहेगा तो हम प्री और मेंस के टाइम को भी, बीच के टाइम को, रिजल्ट आने से पहले को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि कई बच्चे 20 में या इस 20 में उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उतनी कम चली जाएगी, या
अभी भी जो 21 जो पहले प्रस्तावित था कि पहले होगा, तो कई बार बच्चे उतना कम कट ऑफ क्लियर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से, और वो टाइम ऐसे ही चला जाता है। और जब रिजल्ट आता है, मेंस की डेट आती है, फिर घबराने लगते हैं कि अब कुछ नहीं होगा इस समय में। तो उस टाइम को यूज़ करने के लिए भी ये ठीक है। अब अपन देखते हैं ओवरऑल अगर रणनीति कुछ हो सकती है तो क्या हो सकती है। वैसे तो सबके लिए अलग अलग रणनीति है, पर एक मोटा क्या अपन डिस्कस कर सकते हैं रणनीति का, अगर डिस्कस करें तो पहला बिल्कुल एकदम सही है कि हमारे पास पढ़ा हुआ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। पढ़ा हुआ तो होना चाहिए। अगर पढ़ा हुआ ही नहीं है तो ना तो हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम कर पाएंगे, ना कुछ उस प्रश्न के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट तो हमारा कवर होना चाहिए। जो हमारी 10 यूनिट है, 1 से लेके 10 तक यूनिट, इन पे ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए। देखो मैं कहूँ कि बहुत ज़बरदस्त या बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कम समय में। जैसे नए स्टूडेंट तो फिर इसमें इस स्तर तक नहीं आ पाते, और पुराने स्टूडेंट भी कोई भी दावे से ऐसा नहीं कहता है कि मेरी बहुत ज़बरदस्त कमांड है। ठीक है, पर ठीक ठाक पढ़ा हुआ होना चाहिए। इस यूनिट्स को 1-2 बार रिवाइज किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की एक कमांड होनी चाहिए, ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए। क्योंकि ठीक ठाक ऐसा कि अगर हमको एग्जैक्ट वो सवाल भी नहीं आया किसका क्या आंसर है, तो हम बाकी 3 ऑप्शन के बारे में कुछ विचार विमर्श कर सकें, और उन 3 ऑप्शन को ये तय कर सके कि यार ये ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर उस सवाल को सही कर सके। तो एक हमको अगर जनरलाइज नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, तो हम इसको कर पाएंगे। तो वो उतना सा पकड़ हमारा होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना जरूरी नहीं है। दूसरा अगर बात करूं तो जैसे जो पर यूनिट है उसको कैसे कवर करें, तो देखो लगभग ये माना जाता है कि हर यूनिट से ठीक ठाक बराबर सा आता है ना। एमपी का खूब वेटेज है, क्योंकि यूनिट्स में भी ज़्यादा कवर है, तो एमपी का वेटेज है। ठीक है, और जैसे जो साइंस और इस तरह की यूनिट है, आई थिंक यूनिट 7, ठीक है, यूनिट 9, यूनिट 10, ये भी ठीक ठाक स्कोरिंग है। क्योंकि इनके सवाल जैसे कई बार बच्चे अभी बताते रहते हैं कि सर पटवारी वगैरह में बहुत डीप से पूछते हैं, पर इसमें इतना डीप से नहीं आता है। और अगर डीप से आता है तो कोई बात नहीं है, वो सबसे ही नहीं बनता है। तो हम ठीक ठाक कवर करें एक यूनिट को, उसकी जनरल रीडिंग पर यूनिट में कैसे तैयार करें, उसकी एक जनरल रीडिंग लगाएं जिससे समझ विकसित हो। समझ किस तरह की, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हैं, और उन टॉपिक का बेसिक क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का एक बेसिक है कि कंप्यूटर कैसी मशीन है, किस तरह से काम करती है, ये सब उसका बेसिक है। ठीक है, और टॉपिक कवर हो और टॉपिक की समझ कवर हो। ठीक है, और दूसरा टॉपिक्स में इंटर रिलेशन कि कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह का ज्ञान हो। तो एक सामान्य समझ के लिए फर्स्ट रीडिंग हम इस तरह की करें, बहुत ज़्यादा लोड ना लें, मूल्यांकन ना करें रीडिंग ले करते समय कि मेरे को याद हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह का अपन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूल्यांकन ना करें। ठीक है, एक जनरल रीडिंग लें, एक बहुत ही आराम से पढ़ें कि कहना क्या चाहता है, किस तरह का। कोई भी स्टैंडर्ड या जो भी मार्केट में नोट्स चलते हैं या कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, उस नोट्स या बुक से आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग होगी पहली। दूसरा सेकंड रीडिंग में कुछ चीज़ें फोकस होंगी आपको। ठीक है, और फोकस में ये पता चलेगा कि यार ये चीज़ मेरे को ठीक समझ में आती है और ये चीज़ मेरे को थोड़ा समझने में दिक्कत है। ठीक, तो वो सेकंड रीडिंग में आपको पता चलेगा। थर्ड रीडिंग में हमको कुछ फर्रे टाइप या नोट्स बना लेने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अब थर्ड रीडिंग आते आते अपना ये क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं और मेरी थोड़ी, मैं इनको भूलता भी हूँ या भूलती भी हूँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है
और मेरी थोड़ी कमजोर है, मैं इनमें बार बार गलती कर रहा हूं या मुझसे बन नहीं रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, तो उन चीजों को हम एक कहीं नोट्स में या कहीं किसी भी फ्रेम पेपर में या एक ऐसी डायरी बना लें, उसमें अपन जरूर लिखें। तो ये हम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को उसमें दिक्कत है, उसका मैं नोट्स बना लूं, शॉर्ट नोट्स टाइप बना लूं। तो 3 रीडिंग में इस तरह की हम चीज़ें कवर कर सकते हैं, और 3 रीडिंग लगाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक यूनिट को अगर ठीक से आप करो तो 5-6 दिन में आराम से हो सकती है, पहली बार में भी। ठीक है, वीकली लोग यूनिट वाइज टेस्ट देते ही हैं। ठीक, तो और ये 3 रीडिंग में इस तरह के लेवल पर हम आ सकते हैं, और अभी खूब टाइम है। कोई ये बोले कि इस तरह का तो टाइम नहीं है सर, आपने लंबा कार्यक्रम बताया, तो खूब टाइम है। और अगर मान लो आप हड़बड़ाहट में करते हो, इस टाइम को सही से यूज नहीं करते और कमांड सही नहीं होती है ना, सभी टॉपिकों पे, तो फिर रिस्क है फेल होने का भी। तो इसलिए हम करें तो अच्छे से करें। फर्स्ट रीडिंग में जनरल रीडिंग, कोई ऐसा लोड ही नहीं कि मेरे को याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरह का कोई, बहुत आराम से जैसे जनरल किताबें पढ़ते हैं वैसे। सेकंड रीडिंग में थोड़ा फोकस्ड, तो इसमें आइडेंटिफाई होगा आपको कि कौन चीज़ें मेरी स्ट्रांग है, कौन चीज़ें मेरी कमज़ोर है। और थर्ड रीडिंग में फाइनली नोट्स वगैरह हम बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स, कि ये चीज़ें मेरी कमज़ोर हैं और ये मुझे सुधारनी चाहिए। तो इस तरह का हर यूनिट को इस तरह से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ आप क्लियर हो कि हर यूनिट को किस तरह से हमको डील करना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंटेंट जो है, उस कंटेंट में हमको याद क्या है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारी समझ कैसी है। जैसे कोई भी हमको जो एक तो कि चीज़ें याद हैं प्लस हमारी समझ कैसी है, ये 2 चीज़ें कंटेंट में आती हैं। जैसे मान लो 1942 अमेंडमेंट है ना, और 1944 अमेंडमेंट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट थे और एक दूसरे और एक्शन रिएक्शन थे, तो बड़े अमेंडमेंट थे, तो याद नहीं हो पाता एग्जैक्ट कि इसमें क्या क्या था और इस तरह का। तो यहाँ समझ फिर साथ देती है। समझ कैसे कि नहीं यार, ये किस सिनेरियो में लाया गया था और ये फिर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कैसे लाया गया था, तो कौन सा ऑप्शन प्रतिक्रिया लग रहा है, कौन सा ऑप्शन नया संशोधन लग रहा है, इस तरह की चीजें। या ये कौन सरकार लाई थी, कौन से बैकग्राउंड में लाई थी, ये कौन सरकार लाई थी और कौन से बैकग्राउंड में लाई थी। अगर ये समझ हमारे पास है तो हम काफी कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो याद है हमको कुछ चीजें, वो इंपॉर्टेंट है, और हमारी समझ कैसी है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने से, है ना, क्वेश्चंस करने से, ठीक है, जनरल करंट अफेयर्स और इन सब से समझ भी बढ़ती है। ठीक है, समझ इन सब से बढ़ती है। और जो आपने 1-2 नोट्स फाइनल कर रखे हैं, उन नोट्स को पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, कोई एक पर नोट्स बहुत डाइवर्सिफाई नहीं होनी चाहिए, कुछ एक होना चाहिए जिसको आधार बना के बाकी चीजें उसमें जोड़ते रहो, या फिर खुद के ही होने चाहिए जो इधर उधर से 5-6 नोट्सों की समरी हो। तो किसी में भी आप जा सकते हो। जो नोट्स आपको सबसे ज्यादा आपकी समझ से मैच करता है, उस नोट्स को आधार बनाइए और उसमें सब ऐड ऑन करते जाइए अन्य जगह से, तो वो फाइनल आपके पास एक रिवीजन नोट्स हो जाएगा। या फिर बहुत सारी जगह से अगर आप लिख लिख के पढ़ते हो तो खुद का नोट्स बनाइए, ठीक, और वही फाइनल कीजिए। तो याद रखना, रखेंगे वो आपके नोट्स पढ़ने से बार बार याद होगा, और समझ आपको टेस्ट और जो करंट अफेयर्स की गतिविधियां हैं, जो आपके किसी के साथ डिस्कशंस हैं, उन दोनों से डेवलप होगा। तो कंटेंट में ये दोनों आता है और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न को सही करने में। तो कंटेंट में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ें, 1, 2, 3 रीडिंग तक लगा के आप फाइनलाइज करें। ठीक है, इसका जो मानक है वो ऐसा भी है कि जैसे मान लो अगर किसी को ऐसा लगता है
कि जैसे कंटेंट किसका प्रिपेयर्ड होता है कि सर मुझे पूरे पेपर में से जब हम लोग पूछते हैं प्री में कि आज का पेपर कैसा रहा, तुमको कैसा लग रहा था, तो सर मुझे लग रहा था कि ज़्यादातर फैमिलियर प्रश्न हैं, ठीक है, मुझे लगभग 90+ प्रश्न फैमिलियर लग रहे थे। तो इट मीन्स कि उसका कंटेंट का इशू नहीं है, मतलब उसने पढ़ रखा है। अब इतने फैमिलियर लगने के बाद भी उसका स्कोर कम आता है, तो ऐसा है कि उसका कंठस्थ नहीं है, कंटेंट पे भी कमांड नहीं है, तो उसको ही और शी नीड्स रिवीजन, फ्रीक्वेंट रिवीजन, और उस तरह की चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में बदलना, फर्रों में बदलना जो बार बार गलत होती है। तो जैसे ऐसा कोई स्टूडेंट है कि सर मुझे 90-95+ आ रहे थे, है ना, तो उसका कंटेंट ठीक है, पर फिर भी उसका स्कोर ठीक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसने बार बार पढ़ा है, ही और शी इज फैमिलियर, बट उसका कमांड नहीं है, उसकी समझ उतनी अच्छी नहीं है, वो बार बार कंफ्यूज होता है उन चीज़ों पर, उनकी पकड़ अच्छी नहीं है, और वो बार बार उन 2-3 ऑप्शनों में कंफ्यूज होकर गलत कर देता है। जानता तो है पर से स्कोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कंटेंट का इशू है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आपको क्या करना चाहिए, वो जो कमजोर एरिया है उनके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न देखे हुए हैं मैंने बोल दिया, तो भी ये इसका ऐसा है कि भाई कंटेंट आपका ठीक है, ठीक है। प्रीवियस ईयर सवाल और टेस्ट जो आपके होते हैं उनको देखकर आप ये मूल्यांकन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको लगेगा, अब प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि ज़्यादातर नोट्स या ज़्यादातर जो टेस्ट है उनमें उनको कवर कर लिया जाता है, तो हो सकता है वो आपको लगे कि ये तो मेरे देखे हुए हैं, क्योंकि वो नोट्स या पेपर उन्हीं पे बेस्ड बनाया जाता है। पर आप टेस्ट जब लगाएंगे तब उसमें कुछ नए सवाल भी होते हैं, नए टॉपिक भी होते हैं, प्रोबेबिलिटी भी होती है कि इस तरह का प्रश्न भी अब आ सकता है, वो उससे सही मूल्यांकन भी आपका होगा। अगर टेस्ट में भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे तो फैमिलियर है, इट मीन्स आपका कंटेंट ठीक है। 90, 95, 90 मतलब 90+ प्रश्न आपसे ऐसा हो रहा है कि मेरे फैमिलियर है, मुझे पता है, टॉपिक पता है, प्रश्नों का विषय वस्तु मुझे पता है, तो इसका मतलब आपका कंटेंट ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप कंटेंट पे काम कीजिए, आप पढ़ने का दायरा बनाइए, बढ़ाइए। जैसे कैसे ठीक नहीं है, मान लो आप क्लेम करो कि सर मुझे तो ये प्रश्न बन ही नहीं रहे थे, ठीक है, मैंने तो ये देखा सर पता नहीं पेपर कहाँ से आया, या सर आपने पता नहीं कहाँ से पेपर बनाया। तो 1-2 चमत्कारी पेपरों में ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि आपका सब में ही ऐसा लगे। मान लो आप कहो सर मुझे तो 70 ही सवाल बन रहे थे, सर मेरे को तो 80 से कम सवाल बन रहे थे, सर मेरे को तो 60 ही सवाल बन रहे थे, तो फिर इशू है कि आपका कंटेंट या आपका सिलेबस पर अच्छी कमांड नहीं है, आपने सिलेबस को बार बार रिवाइज नहीं किया है, आपके सिलेबस पर पकड़ अच्छी नहीं है। तो आपको बार बार सिलेबस पर काम करना चाहिए। आपको कुछ 1-2 नोट्स, बुक्स जो भी आपको ठीक लगे वो अरेंज करके खुद के नोट्स बनाने चाहिए, या एक नोट्स को बेस बन के उसको आधार बनाना चाहिए और उसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, यानी कि आपको ज्ञान वृद्धि पे काम करना है। क्लियर बात ये है, पहली चीज़ ये, ठीक है। तो कंटेंट के बारे में तो ये है। अगर इन सब चीज़ों से भी बाहर आपकी कोई सिचुएशन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, वो भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि इंडिविजुअल की स्ट्रेटजी होती है, ना कि जनरलाइज। हम यहाँ जनरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा अपना आता है एग्जीक्यूशन का, मतलब आते थे पर सही नहीं हुए, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया, सर सरल प्रश्न भी गलत हो गए। ये इस तरह के जो बच्चे बात करते हैं या इस तरह की जिनकी सिचुएशन है, उनका ये है कि भाई कंटेंट मोटा मोटा उनको तैयार है ना, पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब मैंने आपसे बोला कंटेंट में चीज़ें याद हैं, तो एज इट इज़ अगर याद वाला फंस गया या याद वाला ऑप्शन आ गया तो अब तो सीधा बनेगा कि भैया इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, मेरे को याद था। पर मैंने पहले बात भी तो की समझ की भी, कि कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुत ज़्यादा प्रश्न सीधे याद हों आपको वहाँ पर समझ या वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगा के चीज़ों को सही करना पड़ता है। तो ये जो समझ है
या तो ये विकसित नहीं है, या फिर हमारा कंटेंट पे इस तरह का कमांड नहीं है, या फिर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है। उन सब में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सीधे डायरेक्ट प्रश्न कम रहेंगे भाई। इवन पीएससी में भी इतने डायरेक्ट प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है, पर इनडायरेक्ट मतलब अगर जो डायरेक्ट प्रश्न नहीं है वहां फिर अंडरस्टैंडिंग हमारी काम आती है। तो इसमें फिर हमारी कमी है, या हमारी नॉलेज के एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन मतलब होता है कि जो हमको आता है उसको कहाँ कहाँ अप्लाइड कर सकते हैं, उस नॉलेज के आधार पर अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो वो वाला जब चीज़ें कम है तब ये सिचुएशन पैदा होती है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, सरल प्रश्न गलत हो गए, आते थे पर सही नहीं हुए। ये सब चीज़ें एग्जीक्यूशन के लेवल पर आती हैं, ठीक। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी है तो आपके लिए चीज़ें आपको करना चाहिए भाई। अगर ये सिचुएशन है तो समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर देना, या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करना। चाहे जहाँ से भी आप करें, आप प्रश्न सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप करें, ठीक है, वो बेस्ट है। क्वेश्चंस करने में क्या, देखो क्वेश्चन करने में 3 लेवल की बात हमको करनी चाहिए। एक तो बेसिक लेवल, एक मॉडरेट और एक टफ या थोड़े से जटिल सवाल। बेसिक सवाल जैसे आप कहोगे ना, जैसे मान लो लूसेंट की बुक्स हैं एमसीक्यू की, है ना, या कई जगह एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप बोलो कि नहीं ये तो मेरे को आते हैं, बहुत बेसिक हैं, इनको भी 1-2 बार करने चाहिए। क्योंकि इनसे क्या होता है, जो छोटे जो इजी चीज़ें होती हैं ना वो अपनी कंठस्थ हो जाती हैं, फिर हम इजी प्रश्न गलत नहीं करते हैं। और एक मैं बीच में आपको रोक के यहाँ बोलना चाहूँगा, फिर मैं आता हूँ इस पर, ठीक है ना, ये रोक के बोलना चाहूँगा कि हम अगर बाहर होते हैं तो सिंपल प्रश्नों के गलत होने से ही बाहर होते हैं। कठिन प्रश्न गलत होगा या सही होगा या गलत होगा ये अपने हाथ में कम ही रहता है। तो सिंपल सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो बेसिक की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बेसिक वाली, ये आपके सिंपल प्रश्न गलत नहीं होने देगा। तो आप खूब इनको लगाइए, ठीक है, खूब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चाहे सरल पूछा हो उसने, टू द पॉइंट प्रश्न हो, उसने सीधे सीधे फैक्ट दे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इस दौर से गुजरिए। फिर मॉडरेट प्रश्न इनकी संभावना ज़्यादा होती है आने की, तो इनको तो इस तरह से, ये रियल में अपना ऐसा है कि अपनी परीक्षा है, जो टेस्ट है ना, वो रियल में मॉडरेट प्रश्नों से है, इजी प्रश्नों से भी नहीं है और टफ से भी नहीं है, पर ये मॉडरेट से है। मॉडरेट में क्या, मॉडरेट प्रश्नों को जब सॉल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ जैसे ये बेसिक सवाल है, यहाँ आपने 100 में से 100 भी कर दिए, तब भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा हो जाएगा, नहीं, ये हम फैक्ट को स्थायी करने के लिए, हम वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो, इसके लिए बेसिक सवाल लगा रहे हैं। मॉडरेट प्रश्न में अगर हमारा लगातार स्कोर ठीक है तो हमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हमको आत्मविश्वास रखना चाहिए कि मेरा होगा और मेरा ठीक ठाक मतलब अच्छे नंबरों से होगा, ठीक है। तो ये मॉडरेट में हमको करना चाहिए। टफ प्रश्न, तो मॉडरेट हमारी एग्जाम का अभ्यास हो गया। रियल में टेस्ट सीरीज या जो ये सब हम जो खुद को जांच करते हैं वो मॉडरेट प्रश्नों से करना चाहिए। टफ प्रश्नों में उस टॉपिक पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के संबंध में हमको विश्वास आता है। जैसे अगर कोई टफ प्रश्न हमने कर लिया, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि 3rd रीडिंग में या 2nd और 3rd रीडिंग में हम ये जान पाते हैं कि कौन से टॉपिक हमारे अच्छे हैं और कौन से टॉपिक हमारे कमज़ोर हैं। वो कब पता चलेगा, वो इस टफ लेवल पर अभ्यास करने से पता चलता है। क्योंकि जब हमने किसी टॉपिक के लगातार कुछ टफ प्रश्न अच्छे कर दिए, सही कर दिए, तो फिर हमको कॉन्फिडेंस होता है यार ये टॉपिक मेरा ठीक है। और अगर किसी टॉपिक स्पेशल विशेष पर हमारे इजी और मॉडरेट सवाल ठीक हो रहे थे पर टफ बहुत ज़्यादा गलत हुए, उसको भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है।
क्योंकि वो टॉपिक की स्टेबिलिटी लाता है। तो आपको बेसिक, मॉडरेट और टफ तीनों तरह के प्रश्न करने चाहिए। सबसे ज़्यादा करने चाहिए मॉडरेट, ठीक है, फिर उसके बाद टफ और बेसिक दोनों। बेसिक आपके सिंपल सवाल कभी गलत नहीं होने देगा। बेसिक का मतलब है सीधा सीधा जो सवाल होते हैं ना, जो लूसेंट वगैरह इन सब में दे रखे होते हैं, कई सारी एमसीक्यू सीरीज आती हैं, है ना, उसमें ये दे रखे होते हैं, तो वो सवाल आप जरूर कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाए तो बहुत सही है। घटना चक्र और ये सब भी इन्हीं को कवर करते हैं, क्योंकि आ चुके हैं और उनसे कुछ रिपीट भी होते हैं। टफ सवाल उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में बताएंगे कि हमको कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, कौन से पे काम करना जरूरी है। मॉडरेट सवाल हमारी प्रोबेबिलिटी बताएंगे पास होने की। पर तीनों सवाल, तीनों तरह के सवाल लगाना एकदम जरूरी है, एकदम आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा एग्जीक्यूशन सुधार सकते हैं। और एग्जीक्यूशन का सिर्फ एक मंत्र है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मैं आपको कुछ मेरे अनुभव बताना चाहता हूं कि कई बहुत अच्छे बच्चे थे, अच्छा पढ़ते थे, पर लगातार 1-2 एग्जाम में फेल हुए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत डाउन हो गया था। तो तब मैंने उनको बिठा के और मैंने डेली बेसिस पे टारगेट दिए कि आपको, चाहे मैं उन सवालों को मेरे पास रख के और मैं भूल जाता था, पर मैं उनको टारगेट देता था कि आपको मुझे बहुत अच्छे 100 सवाल बना के देने हैं, ओरिजिनल, ऐसा नहीं इधर उधर से छाप दिया। तो वो उस क्रम में, अब चूंकि शाम को मैं लेता था और मैं टीम को देता था कि इसमें ये देखो कि ये कहीं इधर उधर से कॉपी तो नहीं है और ओरिजिनल है या नहीं है, तो वो टीम उनको फीडबैक देती थी, अगर कभी लगा तो वापस बनवाते थे। तो इस क्रम में वो बच्चे इस तरह से आगे थे कि नहीं, हमको डेली सही सवाल बना के सर को देने, चाहे मैं उनको रख देता था साइड में, ठीक है। तो इससे उन बच्चों के 100 सवाल बनाने के क्रम में डेली के 400-500 सवालों का वो अभ्यास करते थे या सोचते थे। तो मैंने 100% रिजल्ट देखा है इसका। जिस बच्चे से भी मैंने ऐसा करवाया या जिसने इस तरह का पूरा फॉलो किया, ठीक है, उसको 100% रिजल्ट देखा है। होता ही होता है, होता ही होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे थ्रू आप कीजिए या कुछ कीजिए, पर इस तरह का अगर अपन, पर क्या होता है, आप खुद से करोगे ना तो डेली फॉलो नहीं हो पाता, तो एक दबाव होना जरूरी है। तो एक कहीं पर अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है कि अगर हमने नहीं किया तो वहाँ से डांटेंगे या हमको ठीक नहीं लगेगा। तो इस तरह से क्रम में, तो ऐसा 100% है इसका कि वो उन बच्चों का हुआ है और सही मार्जिन से हुआ है। तो इस तरह का भी एग्जीक्यूशन, इस तरह का भी सुधारा है, पर ये सबके लिए शायद संभव ना हो। और हम मानते हैं कि आप खुद मोटिवेटेड है, खुद डिसिप्लिन्ड है, खुद को पढ़िए खुद की, तो इस तरीके से, इन तरीके से आप अभ्यास करके और खुद सुधार कर सकते हो। ध्यान में रखने वाली बातें, जैसे मैंने ये चीज़ें रिपीट भी की हैं, वहाँ पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ। भाई एक डर पैदा हो जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है, और एक विशियस साइकिल में, एक दुष्चक्र में अपन फंस जाते हैं और खुद ही पे डाउट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक इस तरह का फेल हो के और इस तरह का एक सर्कल में फंस जाते हैं और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है। तो इस डर को मिटाने के लिए एक बार अच्छा पास होना या अच्छा स्कोर टेस्ट सीरीज में आना और अच्छी टेस्ट सीरीज में आना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, अच्छी टेस्ट सीरीज मेंस या प्री हो, मैं सिर्फ अच्छी टेस्ट सीरीज उसको मानता हूँ जिनका लेवल थोड़ा सा अप हो, ठीक है, मेन एग्जाम से थोड़ा सा, जो चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो, पर जो परीक्षा में आता है उनसे थोड़ा सा लेवल अप हो और मूल्यांकन सही होता हो। ऐसा नहीं कि हवा में रख के, जैसे मान लो मेंस में मैंने देखा है कई बार बच्चों को 95, 100 मार्क्स देते हैं और उस तरह का उनका रियल में लेवल नहीं होता है। तो फालतू का मोटिवेशन भी नहीं, रियल जांच होना चाहिए। और हाँ ठीक है, आप अगर मान लो आपके कम आ रहे हैं तो डिस्कस कीजिए ना, कमी क्या है। मोटिवेशन और डिमोटिवेशन के चक्कर में क्यों फंसते हैं, आप डिस्कस कीजिए। फिर आपने जैसे डिस्कस किया, उस चीज़ का समाधान निकाला, फिर देखिए आप में बहुत अच्छा मोटिवेशन आएगा। अगर आपने एक एक कमियों को भी सुधार लिया तो आप उस क्रम में, उस पॉजिटिव साइकिल में फंसिए जहां आप आपकी कमियां ढूंढ रहे हैं और एक एक कमी को सुधारते हुए कॉन्फिडेंस अर्न कर रहे हैं।
इस तरह की चीज़ में आई है। तो इस डर को ख़त्म करना ज़रूरी है। इस डर को अच्छे स्कोर से ख़त्म कर सकते हैं। अच्छी टेस्ट सीरीज़ में जब अच्छा स्कोर आता है, और हमने मेंटर से भी बात की है, मेंटर से भी डिस्कस किए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई बच्चों को बुलाया, भाई आपको इस तरह का हो रहा है, तो आप पेपर को लाइए और मेरे से बैठकर डिस्कस कीजिए मेरे साथ। मैं जैसे ही उन पेपर में देखूंगा कि किस तरह के प्रश्न आपने सही किए हैं, निरंतर सही किए हैं, और किस तरह के प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं और वो कंटिन्यूस गलत हो रहे हैं, तो उस तरह से फिर नई रणनीति बनाई जाएगी। तो लेकिन आपका हमको अप्रोच करना, हमारे साथ बैठना, उन गलतियों का एनालिसिस करना, ये बहुत ज़रूरी है इस विशियस साइकिल को या इस फेल होने के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए। अगर आप ही नहीं बैठेंगे, आप ही मूल्यांकन करके नहीं लाएंगे, तो फिर हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आपका किस तरह की सिचुएशन है या आपकी कमियां क्या है। तो इसमें आपको आगे आना पड़ेगा, और ये डर अच्छे स्कोर से ही, या कॉन्फिडेंस, डर हटाओ, कॉन्फिडेंस गेन करना, कॉन्फिडेंस में आना, ये अच्छे स्कोर से और निरंतर स्कोर से ही हो पाएगा। ठीक है, कई इस तरह के भी हो जाते हैं, सर क्या करें, कैसे इंश्योर करें, बार बार फेल हो रहे हैं या हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है ना, कन्फ्यूज़न में कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है उनका। तो उसमें भी यही है कि आप अपनी कमियों को पहचानो, हर टेस्ट का मूल्यांकन करो, मूल्यांकन करने के बाद अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि हर स्टूडेंट का ये तय बात है, आप इसको गारंटेड मान लीजिएगा, हर स्टूडेंट का उसकी नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस के अनुसार ट्रेंड होता है, एक सर्टेन ट्रेंड होता है पेपर देने का। उस ट्रेंड को जब हम लोग पहचान लेते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। ट्रेंड मतलब जैसे बार बार इसको ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं है, या बार बार ये सरल सवालों में गलत कर रहा है, या इसको एनालिटिकल सवालों में फंस जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्रेंड होते हैं। फैक्चुअल में ये जहाँ पास फैक्ट होते हैं वहाँ ये सही नहीं कर पाता, दूर फैक्ट होते हैं तो ये सही कर पाता है। तो हम समझ जाते हैं कि इसको आइडिया से ये ठीक कर लेता है, पर एग्जैक्ट फैक्ट इसके पास नहीं है। तो इस तरह की, तो आप प्रैक्टिस करते हो, आप जो टेस्ट देते हो, जो आप प्रश्नों को सॉल्व करते हो, उससे आपकी एक प्रोफाइल बनती है। उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम आप पर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही कीजिए आप अच्छे से। फिर एक है कि स्रोत, सोर्स, ये भी बड़ा दिक्कत है। जैसे 21 का तो नहीं, पर 20 का पेपर थोड़ा टफ था। ठीक है, तो उसमें सोर्स का भी इशू आया। जैसे पहले लोग बोलते थे लुसेंट पर्याप्त है, पर अब इस तरह का नहीं बोलते हैं। ज़्यादातर सोर्स देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने लगो और उसमें से चीज़ें खोजने लगो तो वो उस तरह का वो आपको उस तरह का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, वो फैक्चुअल बेस्ड नहीं है। मतलब उसमें फैक्ट डंप नहीं किए गए हैं, वो उसको बहुत अच्छे से लिंक किया गया है ताकि आपकी सोच बने, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने। एनसीईआरटी में ऐसा है। तो अब आपको वहाँ पर अच्छे जो फैक्ट है उनके बारे में वहाँ डिटेल में नहीं दिया गया, पर फैक्ट का संदर्भ जरूर है वहाँ। तो वहाँ से उन टॉपिकों को पकड़ के और नेट के माध्यम से या किसी नोट्स के माध्यम से उनको पढ़ना जरूरी है। तो आप कोई भी नोट्स जो आपको ठीक लगता हो, आपके नेचर से मैच करता हो, वो आप लीजिए, उसको आधार बनाइए और उसी में ऐड ऑन करते जाइए। ठीक है, तो स्रोत आपको खुद का बनाना पड़ेगा, रेडीमेड स्रोत नहीं है, आपको खुद काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है जैसे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होने लगा है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक बुक से या किसी स्पेसिफिक बंडल ऑफ बुक से काम चल जाएगा, नहीं। और देखो इस तरह के नोट्स कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहते हैं अगर मान लो आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत बड़े विस्तृत नोट्स काम के नहीं रहते हैं। ठीक है, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और बहुत ब्रॉड नोट्स में क्या चीज़ पकड़नी है क्या चीज़ नहीं पकड़नी है उसमें हम नहीं उसको पकड़ पाते हैं, और उसमें थोड़ा सा वो जो काम का मटेरियल है वो भी डाइल्यूट हो जाता है उस बहुत सारे ज्ञान के साथ। तो उस तरह का नोट्स ठीक नहीं है। वो ये विस्तृत या डिटेल्ड नोट्स इनिशियल या प्रारंभिक स्थिति में सही है। प्रारंभिक इनिशियल जब आपने तैयारी चालू ही की है और आपका कॉन्सेप्ट बनाना, समझ बनाने का क्रम है, तब आपको डिटेल पढ़ना थोड़ा ठीक रहता है। जैसे एनसीईआरटीज है ना, और बुक्स, बेसिक बुक्स और ये सब,
तब पढ़ना ठीक रहता है। बाकी बाद में तो आपको आपकी समझ और उस बेसिक पढ़ाई के आधार पर खुद के नोट्स या कोई ऐसे नोट्स जो आपके नेचर या आपकी खुद की समझ से मैच खाते हैं वो आपको लेने चाहिए और फिर उसी को अपडेट आपको करना चाहिए। तो मोटा मोटा ये था, प्रीलिम्स में कंटेंट नॉलेज बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रैक्टिस टेस्ट की करना भी इंपॉर्टेंट है। हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि हम बहुत ज़्यादा सवाल आपसे करवाएं ताकि आपके कमज़ोर पक्ष और मजबूत पक्षों को जान पाएं और कमज़ोर पक्षों पर कुछ मटेरियल और ये सब प्रोवाइड करके आपका वो मजबूत कर पाएं। ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है, इसीलिए हम मतलब 50-100 टेस्ट इन सब के पक्ष में रहते हैं, ठीक है। और जब हम टेस्ट देते हैं या हमारा गलत होता है ना, तब भी हमको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। हाँ, एक विनती आपसे ये है कि आप तुक्का मत मारिए, बस टेस्टों में तुक्का मारने की प्रैक्टिस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उससे कुछ होना जाना नहीं है। फाइनली चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बिल्कुल वहाँ आप बढ़ कर सकते हो, वहाँ आप खाली छोड़ के नहीं आओगे या नहीं आना चाहिए। पर यहाँ पर तुक्का मारने से हो सकता है कि कोई टॉपिक हो जो आपका कमज़ोर हो और वो तुक्के से सही हो जाए, फिर आप उसको कंसिडर कर लो कि मुझे तो ये आता है, और अनलकीली वही टॉपिक फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछा और आपसे वहाँ नहीं बना, तो फिर वो हमारी एक बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। तो इस तरह का आप तुक्के उक्के ना मारें। पेपर का मैंने कई बार बोला है, हर वीडियो में लगभग बोला है, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। मतलब टेस्ट देने के बाद आप तसल्ली से बैठिए और तसल्ली से बैठ के और आपका खुद का मूल्यांकन कीजिए कि हम किधर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आपके मेंटर के पास आप बैठिए, उनसे डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आप जरूर करेंगे, हर टेस्ट को तुरंत नहीं, तुरंत मान लो आप थक गए, आपको खाना खाना है, ये करना है, तो आप तसल्ली से आराम से, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट करोगे तो उस टेस्ट में क्या सोचा था, किस तरह के थॉट प्रोसेस आए थे, उससे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। तो मान लो आपका 1-2 बजे टेस्ट अगर फिनिश होता है तो आराम से शाम को अच्छे से खाना वाना खा के, नींद लेके, जैसा भी है, और शाम को अच्छे से 1-1.5-2-3 घंटे आप बहुत एकांत में बैठिए और एकांत में बैठ के एनालिसिस कीजिए। किसी के साथ पहले किसी के साथ उसका एनालिसिस मत कीजिए। हाँ, जब आपने आपकी एक समझ विकसित कर ली है, फिर उसको आपके मेंटर के साथ या आपके दोस्तों के साथ, जो आपको उपयुक्त लगे, जो आपको लगे कि सही गाइड करेगा, उसके साथ बैठ के उसको डिस्कस कीजिए। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम सिर्फ कैसे भी करके कि भाई हम जितना कंट्रीब्यूट कर पाएँ कंटेंट से, अपने अनुभव से, या कोई आपको डायरेक्शन, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसकी डायरेक्शन क्लियर करके तो हम उस दिशा में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।